हेलो फ्रेंड्स। आज हम बात करेंगे एलर्जिक राइनाइटिस के बारे में, जो राइट नाउ मोस्ट कॉमन डिजीज इन नॉर्थ ऑफ इंडिया। बिकॉज यहाँ पे जो स्मोक हो रहा है, जो पॉलन्स है, जो डस्ट है, आफ्टर दिवाली यहाँ पे बहुत सारा स्मोक 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 और फॉग दोनों इकट्ठे हो जाते हैं, जिसकी वजह से लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है, छींकें आ रही हैं, आंखों में से पानी, रेडनेस ऑफ आईज, ईचिंग इन आईज, पूरी बॉडी पे रैशेस। ये बहुत ही कॉमन यहाँ के लोगों में देखा जाता है। दैट इज़ कॉल्ड सीजनल एग्रावेशन। सीजन के हिसाब से लोग अपनी बॉडी सेट नहीं कर पा रहे हैं, बॉडी अपने आप डस्ट से, एलर्जन से, पोलन से एक फाइट करती है, जिसकी वजह से ये सिम्टम्स आते हैं। तो इसका होम्योपैथी में क्या इलाज है? देखो, जनरली एलोपैथी में तो एंटी हिस्टामिन्स होती है, एंटी एलर्जिक होती है, वो लेते हैं 2-4 दिन में अगर ठीक हो जाता है, जैसे कि मॉन्टेरेल सिजेड आ गया, सेट्रिजिन आ गया, एलेग्रा आ गया, वो कॉमन मेडिसिन हैं। तो वो मेडिसिन लेने के बाद अगर पेशेंट ठीक हो जाता है तो कोई बात नहीं। पर जनरली यहाँ का वेदर, जो नॉर्थ इंडिया का वेदर है, दिल्ली साइड, एनसीआर साइड, यहाँ का वेदर बहुत ही ज़्यादा फॉगी स्मॉगी होता है। तो वो कंसिस्टेंटली वो वेदर की वजह से ये सिंपल एंटीहिस्टामिन टोटली क्योर नहीं कर पाती हैं। उसके साइड इफ़ेक्ट्स भी ये रहते हैं कि अगर वो एलर्जी जैसे कि छींके आना, रनिंग नोज़, वो सब तो ठीक कर देता है, लेकिन बाद में अंदर से वो स्टफ़ी नोज़ कर देता है, नींद आती है, वो सब भी उसके साइड इफ़ेक्ट्स रहते हैं और वो टोटली क्योर नहीं कर पाती। और कई बार ये एक्यूट डिजीज़ क्रॉनिक में भी कन्वर्ट हो जाता है। फिर पेशेंट को हर महीने थोड़ा-सा भी, घर में भी डस्ट हो, घर में कुछ सफाई हो गई या किसी ने परफ्यूम डाल दिया या कहीं पे भी डस्ट हो गई, तो वो वहाँ के जो हमारे न्यूरॉन्स होते हैं वो छिड़ जाते हैं और स्नीज़िंग आना शुरू हो जाती है। एक स्नीज़ नहीं होती, एक साथ 15-20 स्नीज़िंग होना शुरू हो जाती है। और वो कई बार सीज़नल होता है और कई बार परमानेंटली हो जाता है, क्रॉनिक हो जाता है, जो उनके ब्लड में आ जाता है। व्हिच लीड्स टू स्किन डिजीज़ ऑल्सो। उसका फिर एक्जिमा में कन्वर्ट हो जाता है, सोराइसिस में भी कन्वर्ट हो जाता है। उसको दबा-दबा के आप कहीं पे भी स्किन का डिजीज़ आप खुद ही उसको इनवाइट करते हो कि नाउ एलर्जी टू एनीथिंग। फिर वो एलर्जी इतनी बढ़ जाती है कई बार कि कुछ भी ऐसा खाने में भी आ जाए कि आज टमाटर खा लिया या आज कुछ ठंडा खा लिया या आज कुछ खट्टा खा लिया, ऐसा कुछ भी खा लिया और उसका फिर वो सेम सिम्पटम शुरू हो जाते हैं। इची आईज़ हो जाती है, पूरी बॉडी में इचिंग शुरू हो जाती है, स्नीज़िंग शुरू हो जाती है। तो ये लॉन्ग टर्म प्रोसेस शुरू हो जाता है अगर हम पहले से ही ये चीज़ को प्रिवेंट कर पाएँ, अदरवाइज़ उसको सॉल्व कर पाएँ परमानेंटली, तो ये हमें ये सब झेलना नहीं पड़े। तो एक होम्योपैथी में बहुत अच्छा इलाज है। होम्योपैथी में मैं सालों से ऐसे पेशेंट देख रही हूँ कि जो काफ़ी सालों से परेशान है, कहते हैं मैडम हर सीज़न चेंज होता है, जैसे फरवरी मार्च होता है, अगस्त सितंबर होता है, नवंबर भी होता है, तो उसमें हमारा ये एलर्जी वाला पार्ट शुरू हो जाता है। रोज़ छींके आना, रोज़ इचिंग होना, आंखों में जलन होना और कई बार उसका इतना साइड इफ़ेक्ट होता है वो चीज़ का कि अंदर नेज़ल पॉलिप बनने लगते हैं। बच्चों को एडिनोइड स्वेल्ड हो जाते हैं, क्योंकि बार-बार इन्फेक्शन होने से बार-बार बॉडी को स्वेलिंग, कहीं न कहीं बॉडी पे स्वेलिंग आती है, तो कितना इम्यूनिटी वो प्रोवाइड करेगी। आईजीई लेवल बढ़ जाता है, आईजीएम लेवल बढ़ जाता है, वो कितना इम्यूनिटी प्रोवाइड करेगी। एंटीबॉडीज़ अंदर बन-बन के भी थक जाती है, तो व्हिच लीड्स टू क्रॉनिक डिजीज़, जैसे नेज़ल पॉलिप हो गया, एडिनोइड्स हो गया और कई बार धीरे-धीरे अस्थमा भी हो गया। अस्थमा भी वही है, एलर्जिक कंडीशन ही है, पर वो लंग्स की कंडीशन है, तो उसमें ये सेम कि कभी डस्ट हो जाए या कहीं सीज़न चेंज हो जाए या कुछ भी ऐसा जो जो जिस चीज़ से एलर्जी, तो साँस लेने में दिक्कत हो जाती है, बिकॉज़ लंग्स की ट्यूब्स जो होती हैं वो वेरी श्रिंक हो जाती है और फिर वहाँ से साँस लेना मुश्किल हो जाता है। फिर आपको वो पफ़्स लेने पड़ते हैं और लास्ट टू लास्ट स्टेरॉइड्स भी लेने पड़ते हैं। तो होम्योपैथी में एक बहुत ही कॉमन मेडिसिन, वेरी फेमस मेडिसिन है एलियम सीपा, जो अगर स्टार्टिंग का स्टेज हो, कभी कुछ नहीं हुआ हो और एकदम से छींकें आ रही हैं, आप तो उसके 2 ड्रॉप टंग पे डाल दो दिन में 2-3 बार, तो ऐसे 3-4 दिन में वो सॉल्व हो जाता है। लेकिन जनरली पेशेंट वहाँ पे कंट्रोल नहीं कर पाते हैं। वो आते हैं डॉक्टर के पास आफ्टर 1 और 2 मंथ्स, कंसिस्टेंटली वही सिम्पटम्स रह रहे हैं, तो फिर वो डॉक्टर के पास आते हैं। अब क्या किया जाए? अब जब 2-3 महीने से उन्होंने काफ़ी कुछ ले लिया है,
तो होम्योपैथी ऐसा तो क्या कर देगी कि वो ट्रीट हो जाएगा, क्योर हो जाएगा। तो देखो 1-2 दिन में या हफ्ते 10 दिन में अगर कोई दवाई ठीक कर रही है वो भी होम्योपैथी में, तो वो पॉसिबल नहीं है, ठीक है? वो टेम्पररी ही होगी, उसके लिए आपको फिर क्रॉनिक ट्रीटमेंट में ही जाना पड़ता है। क्यों क्रॉनिक ट्रीटमेंट लेना पड़ता है? क्योंकि वो जब दवाइयाँ भी ऐसी है होम्योपैथी में जो आपके वाइटल फोर्स डायनामिक लेवल, मैंने बहुत सारा आगे भी बताया कि डायनामिक लेवल पे काम करती है। जब डायनामिक लेवल यानी आपका अंदर की इम्यूनिटी बढ़ाती है, आपके बॉडी में जो एलर्जेंस आ चुके हैं उसके सामने एंटीबॉडी और बढ़ा रही है, बॉडी को ऐसे कन्वर्ट कर रही है कि वो आगे जाके आपको प्रॉब्लम ना करे। फिर चाहे आप कहीं पे भी कुछ भी खा लो या कहीं पे भी परफ्यूम लगा लो या कुछ भी कर लो या डस्ट भी में भी चले जाओ तो वो ट्रिगर ना हो। तो ऐसा तो कैसे हो सकता है? तो ऐसा तभी होता है जिसकी इम्यूनिटी स्ट्रांग हो, जिसकी बॉडी वो चीज़ को रिफ्लेक्ट कर पाए। तो ऐसी मेडिसिन जानी चाहिए जो आपकी बॉडी को और स्ट्रांग बनाए। तो ऐसी मेडिसिन हम कैसे ढूंढेंगे? तो होम्योपैथी में तो वही है, आपको हेड टू फुट सिम्टम्स लेने हैं, आपका नेचर जानना है, प्रॉब्लम कब से शुरू हुआ है, क्यों हुआ है, कहाँ पे है प्रॉब्लम, किस चीज़ की वजह से हो रहा है, क्यों ऐसा ये सब हम लेते हैं, ये भी एक क्वेश्चन है। क्योंकि जो होम्योपैथी की दवाइयाँ बनाई गई थी और जो प्रूव कर किए थे डॉक्टर्स ने पेशेंट के ऊपर जो प्रूव किया था उसमें ये हुआ था कि जो भी दवाई बना रहे हैं, जैसे कि बहुत ही ये एलियम सिपा ही हम ले लेते हैं, तो एलियम सिपा को प्याज में से बनाया जाता है। तो वो प्याज में से प्याज का एक्सट्रैक्ट लेके उसका थोड़ा डाइल्यूशन बना के फिर वो पेशेंट को दिया गया। तो पेशेंट के सिम्टम्स क्या आएंगे? वही आएंगे कि जुकाम हो रहा है, पानी निकल रहा है नाक में से, आंखों में से पानी निकल रहा है, खुजली हो रही है। वो सब सिम्टम्स लिखे गए कि ये बस चीज़ लेने से ये सिम्टम्स होते हैं। फिर उसी को ही एक पोटेंटाइजेशन वे में स्टाइल होती है, बहुत सारी स्टेप्स होते हैं, उस स्टेप्स में वो एक्सट्रैक्ट को डिवाइड किया गया और फिर एक दवाई बनाई गई, ठीक है? वो दवाई जब ये सारे सिम्टम्स थे और वो पेशेंट्स में, वो पहले हेल्दी ह्यूमन बीइंग थे जिसमें ये डाला गया, अब वो पेशेंट्स में डाला गया तो वो क्योर हुए, ठीक है? तो ये वे ऑफ ट्रीटमेंट है। तो हमें भी यही करना है कि हेड टू फुट सिम्टम्स ले रहे हैं हम, नेचर जान रहे हैं, मोडालिटीज़ जान रहे हैं, एग्रावेशंस जान रहे हैं, कब से शुरू हुआ है, किस चीज़ से प्रॉब्लम है, वो सब जान के जो सिमिलर मेडिसिन आती हैं वो इंड्यूस किया जाते हैं और वो तुरंत इफेक्ट नहीं देती, उसके लिए टाइम लगता है। उसका उसका भी एक लिमिट आ जाती है कि एक पोटेंसी गई है 30, 200, 1M, 10M, CM, 50M, ये सारी पोटेंसी है। LM पोटेंसी भी अलग अलग डोजेस है, जैसे कि 100 mg, 200 mg, 500 mg, 250 mg, 1000 mg की दवाइयाँ आती है। इस तरह से इसका भी ऐसे ही पोटेंसी में होती है, पर इसमें ये है कि जितनी हायर पोटेंसी जाएगी उतना मेडिसिनल कंटेंट कम होता जाता है, तो इसकी साइड इफेक्ट इसकी वजह से भी नहीं होती है। तो हमें वो मिनिमम सेलेक्ट करके पेशेंट्स में डालनी है, देना है, रेगुलरली देना है। धीरे 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 बॉडी वो दवाई के अकॉर्डिंग नॉर्मल होती जाती है, नॉर्मल आप फीलिंग करते हो। फिर कोई भी एलर्जन या कुछ भी आ जाए, बॉडी उसका सामना करने के लिए रेडी हो, तब जाके वो क्योर होता है। तो मेरी सारे पेशेंट से, सारे लोगों से यही एडवाइस है कि आप अगर ऐसी जो परेशानी है, एलर्जिक राइनाइटिस जैसी परेशानी है, तो उसको सप्रेस मत करो, सिंपल मेडिसिन लेके दबाओ मत, उसको पहले से ही होने ही ना दो, ऐसे ही दवाई दो कि वो अंदर से ही आपको बाहर निकाल दे, ठीक है? तो डू होम्योपैथी। थैंक यू।